चलिए अब हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंतर्गत एरे के बारे में। तो एरे होती क्या है उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखिए, आप जब वेरिएबल लेते हैं तो इंट ए करके लेते हैं, इंट ए, और जब इसको इनिशियलाइज करते हैं तो ए को हम जो है इस प्रकार से वैल्यू प्रदान करते हैं, यानी कि इनिशियलाइजेशन होता है। तो आप देखिए, हमको एक वैल्यू स्टोर कराना है तो हमने क्या लिए हैं, एक वेरिएबल लिए हैं। यदि हमको 5 वैल्यू स्टोर कराना है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इस प्रकार से जो है 5 वेरिएबल लेंगे और पांचों को जो है हम वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हमको 100 वैल्यू लेना है तो 100 वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो ये काफ़ी कठिन काम हो जाएगा। यानी कि हम अगर इस प्रकार से करेंगे तो हमारा प्रोग्राम का साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हमको वेरिएबल को समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसी समस्या के समाधान के लिए यहाँ पे सी लैंग्वेज में उपलब्ध है एरे। और एरे क्या होती है, एरे जो होती है ग्रुप होती है किसका, वेरिएबल का। तो सिंपल अगर समझे हम तो एक ही टाइप के जो वेरिएबल होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इंट की, तो इंट टाइप के अगर मल्टीपल वेरिएबल लेना, मान लीजिए 100, ठीक है, तो 100 टाइप का जो है वो किस टाइप के है, वो इंट है। और इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल है उनका ग्रुप क्या कहलाता है, उनका ग्रुप कहलाता है एरे। यदि हम मान ले यहाँ स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग के अंतर्गत हम जो है मल्टीपल स्ट्रिंग को स्टोर कराना चाहते हैं तो स्ट्रिंग का एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप को ही हम क्या बोलेंगे, एरे। तो एरे किस टाइप का हो जाएगा, वो एरे हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का। यदि हम मान लो फ्लोट टाइप का ले रहे हैं तो फ्लोट टाइप का एरे हो जाएगा। ठीक है, तो एरे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो डेटा टाइप का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, परंतु एक ही डेटा टाइप वाले जो वैल्यू होते हैं उसका कलेक्शन ही यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एरे। तो एरे अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए, जब हम एरे लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम अगर इंट कर रखें ए लिए, तो इसमें हम देना चाहते हैं 5 एलिमेंट। ठीक है, ये हमने दे दिए 5 एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हमारा एरे का डिक्लेरेशन हो गया। अब ये क्या, कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, 5। तो 5 वैल्यू स्टोर करेगा तो उसके अंदर 5 यहाँ पे, यहाँ से जो खंड है इस प्रकार बन जाएंगे ये सेल। ठीक है, अब इनका अपना एक एड्रेस होता है। तो एड्रेस कैसे डिफाइन होता है, देखिए ए 0 होता है, ए 1 होता है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। तो सिंपल सी बात, 5 है जो कहाँ तक जाएंगे, 4 तक, यानी कि -1 तक यहाँ पे काम होता है। जब भी हम कोई वैल्यू लेते हैं इसके अंदर या कोई वेरिएबल की संख्या लेते हैं, नंबर लेते हैं, तो वो एक कम होता है। 5 लिए हैं तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक। तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, जो 0 1 आ रहा है इसको बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू हुई है, 0 से, और 0 से लेकर कहाँ तक चली है, 4 तक। यानी कि ये 5 एलिमेंट को स्टोर करेगा ये एरे। और क्या स्टोर करेगा, वो हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या उसको देने वाले। जैसे हमने 10 दे दिए, 20 दे दिए, 30 दे दिए, 40 दे दिए, 50 दे दिए, इस प्रकार हम स्टोर कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई एक ही रो की, एक कॉलम की, मतलब एक रो में चले जा रहा है। हमको कभी कभी इस प्रकार के भी एरे देखने को मिलते हैं जिसके अंतर्गत हमको मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रो देखने को मिलते हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ पे आपको सिंगल रो देखने को मिल रहा है, या फिर इसको अगर हम खड़ा कर देते हैं सिंगल कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जो बोलते हैं हम सिंगल डायमेंशन या 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, या 2 डायमेंशनल एरे भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जो है एरे के बारे में विस्तार से जानते हैं। एरे क्या है आपको बेसिक रूप से समझ में आ गया होगा, और बाकी चीजें हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरे क्या होती है। एरे एक प्रकार का वेरिएबल का ग्रुप होता है, जैसे कि मैंने बताया। अब वो वेरिएबल कैसा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है डेटा टाइप के ऊपर। यानी कि अगर इंटीजर है तो इंटीजर टाइप के जितने भी वेरिएबल, उनका ग्रुप हम क्या बोलेंगे, एरे, जिसमें उपस्थित सभी वेरिएबल का डेटा टाइप समान होता है। जैसे कि यहाँ मैंने पहले बता चुका हूँ, एरे के द्वारा हम जो है वेरिएबल का ग्रुप बनाते हैं, उसको कंटीजियस फैशन में मेमोरी मिलती है, यानी कि 0 से लेकर 6 तक। यानी कि हमने यहाँ कितने नंबर लिए होंगे एरे के अंदर, 7। तो 7 में हम यहाँ देखिए, हमने जो है 7 खंड यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि 0 से लेकर 6 तक चल रहे इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स इसको बोला जाता है। यहाँ पे इसके बाद बोले तो हर एरे एलिमेंट को हम उसके इंडेक्स नंबर द्वारा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, A7 लिए हैं। क्या लिए हैं, A7। ठीक है, अगर हम कॉल करना चाहते हैं, किसी एक को बुलाना चाहते हैं, तो A0 हम बुलाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, 11 निकल कर आएगा। A2 बुलाएंगे तो 89 निकल कर आएगा। यानी कि इंडेक्स वैल्यू से आसानी से किसी भी जो एलिमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इनको सबको अलग अलग एलिमेंट बोल सकते हैं। एरे एक जो है डिराइव्ड डेटा टाइप है। जैसे मैंने डेटा टाइप अलग अलग प्रकार के पढ़ाया था आपको, प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि जो प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव, डिराइव्ड, इस प्रकार के डेटा टाइप हमने देखे थे। स्ट्रक्चर यूनियन के बारे में भी आगे हम देखने वाले हैं, जिसमें जो है हर एलिमेंट या कहें जो होता है वेरिएबल का अलग अलग नाम नहीं होता, बल्कि वेरिएबल के इस ग्रुप को एक नाम दिया जाता है। जैसे कि ए इसका नाम हो गया और उसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 7 एलिमेंट हो गए। ठीक है, जिससे कि एक्सेसिबल होता हो। यदि हम एरे के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उस एरे का नाम और उस एलिमेंट के इंडेक्स नंबर, जैसे कि देखिए उस एरे का नाम हमने दिए और उसकी इंडेक्स वैल्यू हमने 0 दे दिए,
तो इसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं एरे में। ठीक है, अब बात होती है डिक्लेरेशन की। तो एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो उसका सिंटैक्स होता है, देखिए सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना, मान लीजिए हमने लिख दिए इंट, और एरे का नाम लिखना है, हमने लिख दिए ए, और एरे का साइज लिखना तो हमने लिख दिए 5। इस प्रकार से जो है हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इंट करके नम ले लिए हमने, और नम में हमने 10 वैल्यू दे दी और सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर दी। तो इस प्रकार से हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर। ठीक, तो ये जो है कितने नंबर को स्टोर करेगा, कितनी वैल्यू को स्टोर करेगा, 10 को। परंतु इंडेक्स वैल्यू की अगर बात करें तो 0 से लेकर कहाँ तक चलेगी, वो 9 तक चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं, एरे में हर वेरिएबल का अलग से कोई नाम नहीं होता, बल्कि इंडेक्स नंबर के द्वारा हम जो है इसको अलग अलग इंडिकेट कर पाते हैं। मान लीजिए अगर 100 हमको वैल्यू स्टोर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर 99 तक, और उसका एक ग्रुप देना पड़ेगा। जैसे हमने ए दे दिए, नम दे दिए, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो यहाँ एरे का नाम होता है और अंदर हमने 100 एलिमेंट देख सकते हैं। तो 0 से चालू होगा और कहाँ तक चलेगा, जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं उससे एक माइनस होता है। यानी कि हम सिंपल अगर बोलें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, n-1। n-1 मतलब n उस वैल्यू को मानते हैं जो हम ले रहे हैं, मान लीजिए 100, और -1 मतलब 1, और एक घटकर कितना हो जाएगा, 99। यानी कि ये 0 से लेकर 99 तक चलता है। ठीक है, और एरे का जो नंबर है देखिए इस प्रकार हम num 5 लेते हैं, तो इस एरे का जो साइज है 5 है, और इंडेक्स वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 4 तक चलेगी, 0 से लेकर 4 तक। अब बात होती है इनिशियलाइजेशन की। तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं, ये आपको पता चल गया। इंट नम हमने ले लिया और साइज हमने दे दिए। अब हम देखिए यहाँ पे सबकी इंडेक्स वैल्यू कैसे चलेगी, नम इस प्रकार लिखते हैं और ब्रैकेट में हम इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 9 तक। तो नम 0 को हमने दे दिए 10, नम 1 को हमने दे दिए 20। इस प्रकार हम जितने भी जो हमारी वैल्यू उसको हम यहाँ पे एंड होते तक क्या दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। और बाद में जब एक्सेस करेंगे तो प्रिंट ऐप के थ्रू इनको अलग अलग जो है एक्सेस भी कर पाते हैं, या इकट्ठे भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए दूसरी मेथड क्या होती है, जब देखिए पहली मेथड तो इनिशियलाइज करने की ये सेपरेट हो गया, परंतु दूसरी मेथड में क्या है, हमने डायरेक्टली देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, जो दूसरी मेथड में नम और 10 एलिमेंट लिखे और इक्वल करके हमने करली ब्रैकेट लगा और करली ब्रैकेट एंड करे। और देखिए जितनी वैल्यू है, जैसे 0 से लेकर 9 तक लेना है, यानी कि 10 वैल्यू लेना टोटल, तो 10 वैल्यू को हमने कॉमा लगा सेपरेट करके दे दिए। जैसे 10 से लेकर 100 तक हमने 10 वैल्यू दे दी, और 10 वैल्यू कहाँ चली गई, इस 10 में। और ये कैसे एक्सेस की जाएगी, ये वही पैटर्न से एक्सेस की जाएगी जैसे पहले एक्सेस की जाती थी, यानी कि num 0 num 1 num 2 इस प्रकार से। तीसरी मेथड में क्या बोला जाता है कि अगर नम में आपने कुछ भी नहीं लिए है, यानी कि इसकी संख्या आपने नहीं बताया 10, तो आप कितने भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने 10 वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे फिर से स्टोर कर दी है। तो देखिए एक तो आप जो है पहले डिक्लेयर करके अलग अलग इनिशियलाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करा सकते हैं, और उसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट ना दें और जितने भी एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हैं वो हम स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है इनिशियलाइज कर सकते हैं 3 तरीके से। अब एग्जाम्पल समझ लिए, एग्जाम्पल हम रन करके भी देखेंगे। अभी जो हमारी IDE है, IDE का नाम क्या है, IDE का नाम है देव C++। ठीक है, और हम जो है इसके पहले टर्बो C++ में भी काम कर चुके हैं, आप कोड ब्लॉक में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे IDE होते हैं जो कि इस प्रोग्राम को रन कराने में कैपेबल होते हैं। तो आप जिसका भी उपयोग करते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैंने सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको कैसे रन कराना। पहला हेडर फाइल ले ली हमने, मेन फंक्शन ले ली। अब हमने इंट करके एक डेटा टाइप है ARR नाम से एक एरे लिए हैं, और जिसके अंदर 5 एलिमेंट हमने रख दी हैं। यानी कि जब भी ये एरे लिया जाएगा तो इसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर किए जाएंगे। अब 5 एलिमेंट का मतलब होता है 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो 0 से लेकर 4 तक यहाँ हमने एक एलिमेंट नहीं लिखा, चाहे तो हम एक एलिमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। ARR के नाम से यहाँ 4 ले लिए और इसको हमने 30 दे दी। इस प्रकार से हम स्टोर कर सकते हैं सबको। ठीक है, मतलब इनिशियलाइज कर लिए एक एक करके, सबको वैल्यू दे दिए, और प्रिंट एफ के माध्यम से देखिए 4 वैल्यू कर रहे हैं, 4 वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं। तो मॉड्यूल डी 4 और 5 कर रहे हैं तो एक और मॉड्यूल डी लगा दीजिए। कॉमा लगा के हमने देखिए इंडेक्स वैल्यू लिखे AR0 AR1 AR2 AR3, और सबके बीच में कॉमा लगा के लास्ट में सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिए। तो इस प्रकार से हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, जो प्रोग्राम है उसको हल कर सकते हैं। चलिए हम जो है प्रोग्राम को यहाँ पे हल करके देखते हैं। हमारे पास में एरे का जो प्रोग्राम है, देखिए जो प्रोग्राम है यहाँ पे हमने देखे ये वाला, देखिए ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे हमारे पास में पहले से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है इस प्रकार से, जैसे यहाँ देखें हम तो 7 एलिमेंट लिया हूँ, और 7 एलिमेंट को डायरेक्टली हम स्टोर करा चुके हैं। ठीक है, चाहे तो आप सिंगल स्टोर करा सकते हैं। अब उसके बाद हमने इंट आई ली है, और आई में हमने देखिए फॉर लूप चला है। आई बराबर इनिशियलाइजेशन, फॉर हमने पढ़ ली है ना, आई बराबर क्या है 0,
और ये इनिशियलाइज हो गया। फिर हमने कंडीशन लगाया आई कब तक छोटा, जब तक कि 7 तक ना पहुंच जाए, यानी कि 7 एलिमेंट है तो सबको 7 एलिमेंट को हम एक एक करके आई के माध्यम से इंडेक्सिंग वैल्यू देंगे। ठीक है, मतलब ये 0 क्या है, इंडेक्सिंग वैल्यू है किसकी, इस ए नाम के एरे की। अब आई में प्रत्येक बार में 1 प्लस होना चाहिए, तो प्रिंट एफ करें हमने। तो देखिए प्रिंट एफ क्या कर रहा है, मॉड्यूल डी यानी कि इंटीजर है, और स्लैश एन मतलब हर बार लाइन ब्रेक होना चाहिए, यानी कि न्यू लाइन में आना चाहिए, और ए वेरिएबल का नाम आ गया, और उसके अंदर क्या है, ये क्या नाम है, ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स में हमने आई रख दिए, और आई में पहली बार में क्या आ जाएगा 0, दूसरी बार में आ जाएगा 1, तीसरी बार में आ जाएगा 2, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ऐसे 6 तक जाएगा। और प्रत्येक बार में जब 0 आएगा इसका, तो 0 आएगा मतलब ए का 0 इंडेक्स क्या होगा 21, ए का 1 इंडेक्स क्या होगा 56, और 2 इंडेक्स क्या होगा 32। इस प्रकार ये 6 तक चलने वाले हैं। तो चलिए इसको रन करा कर देखते हैं। जैसे हम इसको रन कराते देखिए 21, इस प्रकार से यहाँ देखिए सारी चीज़ें प्रिंट हो चुकी है। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर अगर हम सेपरेट आई की वैल्यू भी अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो आई की वैल्यू हम जो है यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, मतलब आई की सेपरेट वैल्यू, जबकि आई की वैल्यू हमको प्रिंट नहीं कराना, हमने इंडेक्स के तौर पर लिए हैं आई को। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम जो है दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए अब जब हम बात करते हैं चेंज वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट, देखिए पहले तो हमने वैल्यू ले ली है यहाँ पे क्या, देखिए इंट मार्क्स करके हमने एक एरे लिए और उसके अंदर 5 एलिमेंट लिए, इक्वल करके हमने जो है सारी वैल्यू प्रोवाइड कर दिए 19 10 8 17 और 9, इस प्रकार से हमने जो है इसके अंदर रख दी। और ये कैसे कॉल की जाएगी, 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स वैल्यू में ये आ जाएगी। और हमने बाद में क्या करे हैं, मार्क्स जो है मार्क 2, यानी कि जब देखिए इंडेक्स कैसे चलेंगे, मार्क 0 मार्क 1 उसके बाद मार्क 2, इस प्रकार चलेंगे। तो जब 2 इंडेक्स आएगा तो 2 में क्या होगा, देखिए 2 में क्या है 8 है, तो यहाँ पे 2 में -1 आ जाएगा, और 4 में क्या है, 4 में 9 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये रन टाइम पे क्या हो जाएगी गायब, और ये भी रन टाइम पे गायब, उसके बदले में क्या आएगी -1 और 0 है ना, इस प्रकार आएगी। तो आगे देखिए यहाँ पे जब हम वैल्यू चेंज करते हैं, तो ये तो हमने रन करा कर देख लिए, वैल्यू चेंज करने वाला देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ देखिए यहीं मैं वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ, या फिर हम जो है दूसरे प्रोग्राम में यहाँ वैल्यू चेंज करके देखेंगे। चलिए हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, कौन सा वाला हम बना लेते हैं, यही वाला प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिए हैं include stdio.h, ठीक है, ये हमने लिए include stdio.h, उसके बाद हमने ले लिए void मेन, ये मेन फंक्शन लिए, करली ब्रैकेट स्टार्ट करके एंड कर लिए, इंट ए करके हमने क्या लिए हैं, हम ले लेते हैं नॉर्मली इस प्रकार से, ये देखिए हमने ले लिए 3 एलिमेंट। ठीक है, और 3 एलिमेंट में चलिए यहाँ पे हमने जो है इक्वल करके इसको क्या दे दिए, करली ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट मतलब 3 एलिमेंट 0 से लेकर 2 तक, तो यहाँ हमने 2 दे दिए, कॉमा लगा 3 दे दिए, कॉमा लगा 4 दे दिए। अब मान लीजिए हम यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, जैसे यहाँ देखिए हमने इंट कर मतलब इंट नहीं लेना, ए करके हमने देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक की जो है 2 3 4 है। अगर मान लीजिए हम 1 की वैल्यू बदलना चाहते हैं, 3 को हम कुछ और करना चाहते हैं, तो ए करके हम इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं 1 दे देते हैं, और 1 को हम क्या दे देते हैं, 1 को दे देते हैं 45। ठीक है, और जब हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ देखिए प्रिंट एफ जब करेंगे हम, प्रिंट एफ करते हैं हम मॉड्यूल डी करके सिर्फ उस एलिमेंट को प्रिंट करते हैं जिसको हमने बदले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बदलते नहीं हैं तो क्या आना चाहिए 3, और बदल देते हैं तो क्या आना चाहिए 45। तो मॉड्यूल डी लगाएं, और यहाँ पे कॉमा लगा क्या लिखे हमने, कॉमा लगा हम लिख देते हैं ए की वैल्यू, हम लिख देते हैं कौन सी, ए का जो 1 इंडेक्स है वो यहाँ पे रन हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे जो है इसको सेमीकोलन लगा के रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ 45 आ गया। अगर मैं 45 को यहाँ कमेंट बना दे, तो कमेंट कैसे बनाते हैं, कंट्रोल/ से, और अब हम प्रिंट करते हैं। तो जब हम कंपाइल करते हैं तो यहाँ क्या आएगी 3 वैल्यू, यानी कि हम जो है बाद में भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास में एवरेज निकालने वाला प्रोग्राम है, किसका, एरे का। तो यहाँ पे एवरेज वाले प्रोग्राम को हम इसी में समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक हेडर फाइल लिए, मेन फंक्शन लिए, करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, इंट मार्क्स करके हमने 10 एलिमेंट रखे, एक एरे लिए, और एक आई वेरिएबल लिए, एक एन वेरिएबल लिए, एक सम वेरिएबल लिए, और सम में हमने डायरेक्टली 0 रख दिए, और एक एवरेज वेरिएबल लिए। ठीक है, तो सब किस प्रकार के हैं, सब है इंट प्रकार के। अब प्रिंट एफ हमने एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यूज़र ने 3 एलिमेंट मतलब एंटर करा, 3 एलिमेंट के लिए उसने स्टोर कर दिया, मान लीजिए 20 30 और 40।
20, 30 और 40। अब 20, 30 और 40 कहाँ चले गए? ये चले गए एन में तो गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एन में गए हैं और एन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो है फॉर लूप चला है। फॉर लूप कैसे चला? आई जो लिए थे, आई की वैल्यू 0 कर दी और आई कब तक छोटा? जब तक कि एन तक ना पहुंच जाए। यानी कि 3 हमने लिए हैं और 3 लिए हैं तो पहली बार में एंटर कराएगा 20, दूसरी बार में एंटर कराएगा 30 और तीसरी बार में एंटर कराएगा 40। यानी कि एन की वैल्यू कितनी थी? 3 और 3 टाइम ये चल चुका है, प्रत्येक बार में एक प्लस करा। और जो भी वैल्यू आ रही है देखिए यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर नंबर। अब नंबर हमने देखिए यहाँ एलिमेंट स्टोर करे 3 और नंबर एंटर करने के लिए यहाँ पे इसको हमने एंटर करे 3 और जब जो भी नंबर आएंगे वो कहाँ चले जाएंगे? इस देखिए प्रत्येक बार में ये +1 होगा। ये तो हमने देख लिया फॉर लूप, मतलब उसके अंदर देखिए आई जो है, आई में क्या था? देखिए आई में था 0 और प्रत्येक बार में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस प्रकार, है ना। अब तो ये 2 तक चलेगा और ये नंबर एंटर कराए, यानी कि 3 बार उसने नंबर एंटर कराया। जो भी नंबर आए वो कहाँ चलेगा? इस मार्क्स जो एरे लिए हैं, मार्क्स एरे लिए हैं वो आई में चले गए। अब आई में हम देखें तो यहाँ देखिए आई में हमारे पास में कितने एलिमेंट है? 10 है, परंतु हमने कितने लिए? मात्र 3। तो 3 एलिमेंट यहाँ चले गए और 3 एलिमेंट चले गए तो देखिए 3 एलिमेंट जो है आई में चले गए और तीनों जोड़कर कहाँ चले गए? सम में, ठीक है। अब सम में जोड़कर चले गए और यहाँ देखिए आप एवरेज नाम का जो वेरिएबल लिए थे, एवरेज में हमने सम डिवाइड एन। एन में क्या था? एन में था 3 वैल्यू। तो जो टोटल आएगा, टोटल कितना आएगा इसका? देखिए 50 और ये 90 आ जाएगा, ठीक है। अब 90 डिवाइड 3, तो इसका जो एवरेज आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? एवरेज में। और प्रिंट करके हमने एवरेज को प्रिंट कर लिए। चाहे तो हम सम को भी प्रिंट करा सकते हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं हम इस प्रोग्राम को। ये जो है इसको कमेंट बना देते हैं। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ हमने इसको रन करे और रन करने के बाद देखिए एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे आया। अब यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पे 3 या 4, चलिए 5 एंटर कर देते हैं। 5 एलिमेंट स्टोर करें, मतलब एंटर करने को बोले तो फॉर लूप के अंतर्गत एंटर नंबर 1 चला तो मान लीजिए यहाँ 30 एंटर कर दिए। दूसरे नंबर देखिए जो एरे है, मतलब जो फॉर लूप है वो 5 तक चलेगा। ये देखिए हमने स्टोर कर दिए और ये 5 बार। जब हम जैसे एंटर करेंगे तो देखिए सबका एवरेज 35 आ गया। मान लीजिए इसका सम भी हमको लाना है तो सम कैसे लाएंगे? जो एवरेज है, एवरेज के जस्ट ऊपर हम क्या लिख देंगे? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ करके हम लिख देंगे सम इज, और सम इज करके हम कॉलन लगाए और कॉलन लगाने के बाद हमने लगाया मॉड्यूल डी क्योंकि इंटीजर टाइप का है और यहाँ लिख दी हमने सम और लास्ट में लगा दी सेमी कॉलन। इस प्रकार से हम जो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट स्टोर करता हूँ तो यहाँ 50, 25, 10, 30, तो देखिए सम इज आ गया है 10 आ गया और एवरेज आ गया 17। अब इसमें लाइन ब्रेक कराना तो कैसे कराते हैं आप लाइन ब्रेक? लाइन ब्रेक हम कराते हैं जो मॉड्यूल डी है उसके बाद में हम एन लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है फिर से रन कराते हैं और यहाँ 30 और यहाँ पे हमने 30 गलत स्टोर कर दिए। एलिमेंट स्टोर करने की बात हो रही, मतलब पहले एलिमेंट आपको डालना है तो 4 एलिमेंट हमने दे दिया। अब 4 वैल्यू हमको देना है। ये देखिए 4 वैल्यू दिए, सम आ गया 180 और एवरेज आ गया 45। ठीक है, समझ में आया आपको एवरेज कैसे निकाले हमने? तो इस प्रोग्राम को आप बार बार बनाकर देखिए और इस कॉन्सेप्ट को कॉपी पेन में समझने की कोशिश कीजिए तो आपको जो है आसानी से ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एवरेज निकालने वाला हो गया। अब एरे के प्रकार देख लेते तो एरे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 1 डायमेंशनल होता है और एक 2 डायमेंशनल यानी मल्टी डायमेंशनल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल को हम कैसे समझेंगे? एक रो में चलता है, इस प्रकार से एक रो में चलता है या फिर इस प्रकार से सिंगल कॉलम में चलता है। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें तो ये मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम में साथ में चलता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। यानी कि ये जो है 5 वैल्यू स्टोर करेगा। यदि हम 2, 2 देते हैं तो यहाँ पे 2 × 3 यानी कि 6 वैल्यू स्टोर करेगा, या 3, 3 देते हैं इसमें मल्टी डायमेंशनल है तो ये 9 वैल्यू स्टोर करेगा, परंतु ये 3 में सिर्फ 3 वैल्यू स्टोर करेगा। तो 1 डायमेंशनल एरे हमने अभी बनाकर देखें। देखिए नॉर्मल एरे जो बनाते हैं वो 1 डायमेंशनल होता है, जैसे डेटा टाइप, एरे का नाम और एरे का साइज। कैसे देते हैं? डेटा टाइप मतलब इंट, एरे का नाम ए दे दिए और ब्रैकेट में हमने 3 दे दिए। ये क्या हो गया? ये 1 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, जो डेटा टाइप हमने देख लिया, एरे का नाम भी और एरे का साइज भी। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी अभी रन करके देख लिए और इनिशियलाइजेशन करना भी देख लिए, कंपाइल करना, रन टाइम पे जो है मतलब एक प्रकार से वैल्यू बदलना भी हमने देख लिए। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से भी हम स्टोर कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमने अभी देख लिए हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है यहाँ रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे, जैसे हमने ए आर ये प्रोग्राम देखिए, हेडर फाइल मेन फंक्शन इंट ए आर करके 4 एलिमेंट ले लिए, आई और जे करके 2 वेरिएबल लिए। अब एलिमेंट स्टोर कराना है, मतलब एंटर कराना है किससे, यूजर से। मान लीजिए 4 एलिमेंट उसने एंटर करा, तो ये फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप चलेगा क्या है, आई की वैल्यू 0 है और आई कब तक जाएगा, कब तक, जब तक कि 4 तक ना पहुंच जाए, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ये तो पहले ही से डिफाइन कर दिए 4, तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी हमको यूजर से एंटर कराने। तो डायरेक्टली हमने जब एंटर करे, मतलब प्रोग्राम को रन करे, तो एरे का जो साइज है 4 है, तो 4 बार ये देखिए 4 से छोटा रहेगा तब तक चलेगा, प्रत्येक बार एक प्लस होगा। और जो भी आएगा वो कहाँ स्टोर होते जाएगा, वो ए आर आई में। ए आर आई का मतलब आई की वैल्यू 0 भी यहीं स्टोर हो जाएगी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, यानी कि 4 एलिमेंट कहाँ स्टोर हो जाएंगे, ए आर जो आई है यानी कि एरे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिंटिंग एरे, तो प्रिंटिंग कैसे करना है, जे की वैल्यू हमने 0 ले ली और जे कब तक चलेगा, जब तक कि 4 तक ना पहुंच जाए, प्रत्येक बार जे को प्लस प्लस करे। अब जे के हिसाब से जो है एरे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी हम रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास में ये प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, तो देखिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखिए ये आई और जे वाला प्रोग्राम है। यहाँ हम देखिए 4 एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हैं, ये देखिए 4 हमने एंटर करे, और जब हम एंटर करते हैं तो देखिए ये प्रिंटिंग एरे एलिमेंट प्रिंट करके दे दिया। जो पहला तो इस फॉर लूप के माध्यम से उनने स्टोर कराया है और दूसरे फॉर लूप के माध्यम से उनने प्रिंट कराया है, ठीक है। तो एक तो हो गया इनपुट लेना और एक हो गया आउटपुट लेना। तो ये हो गया हमारा एरे का दूसरा जो था प्रकार, मतलब रन टाइम इनिशियलाइजेशन। फिर एक्सेसिंग एलिमेंट वन डायमेंशनल एरे, तो एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस करने के लिए भी एक प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में, पहले इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, चलिए यहाँ समझते हैं पहले। ये हुई हेडर फाइल, ये हुआ मेन फंक्शन, आई करके ले ली हमने एक वेरिएबल, और एक ए आर करके हमने 5 एलिमेंट स्टोर कर दिए 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। उसके बाद बिफोर एनी चेंज रिजल्ट, जब हम बिना चेंज के रिजल्ट लाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आई जो हमने फॉर लूप चलाए और प्रिंट कर दिए, आई की जो वैल्यू है 0 प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये प्रिंट कर दी हमने एरे के एलिमेंट को। फिर इसके बाद ए आर की जो वैल्यू है, ए आर 3, मतलब 3 में क्या है 40 में हमने कर दी 45, और बाद में हमने उसको फिर से प्रिंट कराया। तो अब प्रिंट क्या होगा, अब यहाँ सेम टू सेम प्रिंट होगा, पर 4 की जगह 45 प्रिंट होगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए पहले जब रिजल्ट आया तो 1, 20, 30, 40, 50, दूसरी बार में हमने देखिए 1, 20, 30, 45, 40 की जगह 45 हो गया। क्यों, क्योंकि हमने बाद में एरे के एलिमेंट को चेंज करे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया ये प्रोग्राम भी। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। अब देखिए, अब उसके बाद जो है एक एग्जांपल और है, तो ये तो हमने देखिए देख लिए हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं इस प्रोग्राम को फिर से। इसको हमने अनकमेंट करे और यहाँ देखिए मेन फंक्शन, पहले हेडर फाइल ली मेन फंक्शन, फिर एरे का साइज हमने क्या दे दिए 5, और आई नाम का, आई में हमने फॉर लूप चलाए, और प्रत्येक बार में देखिए जो है यहाँ पे हमने एरे के हिसाब से क्या करे हैं, मतलब जो प्रिंट करा है एंटर जैसे ही करा आई की वैल्यू, तो यहाँ देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और स्कैन होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए आर आई कहाँ चला जाएगा, मतलब जो एरे है, एरे के अंदर आई चला जाएगा, और फिर उसके बाद प्रिंटिंग एलिमेंट, तो फॉर लूप फिर से चलेगा और एरे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब पहले जो है उसको इनपुट लिया जा रहा है और फिर उसका आउटपुट दिया जा रहा है। तो जैसे देखिए एरे, यहाँ देखिए फिर से एरे के अंदर हमने क्या लिए हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार प्रिंट करा है, तो एक ए आएगा डायरेक्टली, और मॉड्यूल डी के अंदर क्या आएगा, ये 0 आएगा। मतलब आई की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ए आर 0 के अंदर, ए मतलब जो है 0 के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और इसका मतलब हम ए आर इस प्रकार भी कर सकते हैं, तो ए आर 0 के अंदर चले जाएगी और वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगा, आई में। उसके बाद जब ऐसे ही आते जाएगा तो वैसे ही वो आउटपुट के रूप में भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए जैसे हमने 20 लिखे, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए 5 एलिमेंट हमने लिए, 5 एलिमेंट उसने फिर से जो है इनपुट लिया, और इनपुट लेने के बाद आउटपुट भी दे दिया। तो हम इस प्रकार से भी उसका जो है इनपुट लेकर प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रोग्राम और है, एक प्रोग्राम और हम देख लेते हैं यहाँ पे।
ये देखिए मल्टी डायमेंशनल वाला है। मल्टी डायमेंशनल वाले में समझिए, देखिए सेम टू सेम रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है। तो यहाँ इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लिए, फिर मेन फंक्शन लिए, फिर एरे में हमने देखिए डबल सबस्क्रिप्ट लिए, सिंगल सबस्क्रिप्ट लेते थे, अब डबल लिए हैं, डबल लिए यानी कि मल्टी डायमेंशनल हो गए। अब 3 रो होगी, इसको पहले एग्जाम्पल में समझते हैं। तो देखिए 2 डायमेंशनल में क्या होगा, मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम, यानी कि यहाँ पर रो रहेगी और कॉलम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं हम, जैसे देखिए कंपाइल और रन करना सारी चीज़ें वैसे ही है, हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं 3 रो, 1 2 3 हो गई। अब कॉलम कितने हैं, कॉलम 4 है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स कैसे आएगा, 0 0, यानी कि 0 0 में क्या स्टोर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। 0 और 1 मतलब कॉलम की संख्या बढ़ते जाएगी, तो फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप नेस्टेड वाला चला रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ हमने 12 एलिमेंट स्टोर कराया है। अब 12 एलिमेंट स्टोर कराया है, सबको एक बड़ा सबस्क्रिप्ट लगा है, फिर उसके बाद सिंगल सबस्क्रिप्ट में सबको अलग अलग स्टोर कर दिए कॉमा से। फिर फॉर लूप के अंतर्गत आई चला है हमने, आई की वैल्यू 0 है, और 0 के बाद आई कब तक चलेगा, 3 तक, यानी कि 3 रो है, तो आई जो लिए हैं रो के लिए लिए हमने, और आई में प्रत्येक बार 1 प्लस होगा, यानी कि पहली बार में 0 में चलेगा, और 0 में जैसे जाएगा तो इसके अंदर जाएगा, आउटर फॉर लूप से अंदर वाले फॉर लूप, यानी नेस्टेड फॉर लूप चला यहाँ पे। अब आई की वैल्यू जे की वैल्यू 0 है, यानी कि आई की वैल्यू तो 0 थी, जे की वैल्यू भी क्या है 0, और जे की वैल्यू कब तक चलेगी, जब तक कि 4 तक न पहुंच जाए, यानी कि कॉलम की संख्या 4 है, और प्रत्येक बार जे की वैल्यू क्या होना चाहिए, प्लस प्लस। अब यहाँ मॉड्यूल डी 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि आई की वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहते हैं। तो आई की वैल्यू क्या है 0 0, आई की वैल्यू क्या है 0 और जे की वैल्यू भी क्या है 0, तो कॉमा लगा दोनों को प्रिंट कर दिए। फिर उसके बाद एरे के साइज को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो एरे जो है, एरे हमने लिए हैं ए, और यहाँ अंदर लिए हैं एलिमेंट, तो ए आर जो है, ए आर आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू भी क्या है 0, तो इसमें क्या है हम स्टोर करा रहे हैं 1, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 1। दूसरी बार आप देखिए आई की वैल्यू 0 है, परंतु जे की वैल्यू तो अभी देखिए 4 से छोटी है ना, तो 0 की जगह 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 की जगह 0 तो चलेगा, ये भी 0 की जगह, ये देखिए मतलब 1 2 3 4 तक क्या चलेंगे, 0 1 0 2 0 3, इस प्रकार से जे कब तक चलेगा 3 तक चलेगा, क्योंकि 4 तक 0 से लेकर 3 तक, यानी कि 4 एलिमेंट, और प्रत्येक बार में प्लस हो रहा है इसलिए आगे बढ़ रहा है। अब ये देखिए 1 स्टोर करेगा, 2 स्टोर करेगा, 3 4, तो 2 यहाँ स्टोर करेगा, 3 4। अब देखिए जैसे ही उसको यहाँ पे 4 से बड़ा मिला, यानी कि इसको वो आउट कर देगा, और फिर कहाँ जाएगा, पहले वाले फॉर लूप यानी कि आई वाले में। तो आई की वैल्यू अभी क्या हो गई है 1, तो 1 हो गई है। तो अब देखिए यहाँ से ये जो है 0 वाले जो लाइन है उसको टर्मिनेट करके कहाँ जाएगा 1 वाले में, तो 1 वाले में भी वही सिस्टम चलेगा, फिर से 1 0 1 2, तो मतलब क्या हो जाएगा ये वाला चलेगा 5 6 7 8, 5 6 7 8, इस प्रकार स्टोर करेगा। फिर यहाँ पे जब 4 हो जाएगी तो फिर आउट हो जाएगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा इस वाले फॉर लूप में, आई वाले में। फिर यहाँ वैल्यू हो गई 2, तो 2 हो गई, तो यहाँ पे 3, मतलब जो इंडेक्स वैल्यू 2 हुई है, बाकी 3 तक तो पहुँच गया, यहाँ पे 2 हो गई, तो अब 2 0 मतलब 9 10 11 12, तो यहाँ पे आएगा 9 10 11 12, इस प्रकार आएगी। और प्रिंट कर रहा है यहाँ पे देखिए, प्रिंट ये कर रहा है, ठीक है। तो प्रिंट कैसे करेगा, इस प्रकार से करेगा, इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट हो रही है देखिए, और उसके सामने की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। चलिए इस एग्जांपल को हल करके देखते हैं, मतलब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 12 तक यहाँ पे आ गई है वैल्यू। ये नेस्टेड फॉर लूप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके पहले मैं नेस्टेड फॉर लूप की थ्योरी बताया था, इसके बाद नेस्टेड फॉर लूप के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं। तो ये तो था हमारा एरे का कंप्लीट यहाँ पे चीज़ें। अब 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में थोड़ा सा अंतर देखिए। 1 डायमेंशनल एरे वेरिएबल का एक ग्रुप होता है जिसमें हर एलिमेंट वेरिएबल का डेटा टाइप समान होता है, और यहाँ देखिए 2 डायमेंशनल एरे में हर एलिमेंट खुद में एक 1 डायमेंशनल एरे होता है, इसलिए ऐसे एरे जो होते हैं एरे ऑफ एरे कहा जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल सबस्क्रिप्ट में होते हैं। 1 डायमेंशनल एरे में रो और कॉलम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिंगल रो या सिंगल कॉलम में हो सकता है, ठीक है। और 2 डायमेंशनल एरे में रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है। सिंटैक्स आप देख सकते हैं, यहाँ सिंगल सबस्क्रिप्ट में आता है, यहाँ पे रो और कॉलम यानी डबल सबस्क्रिप्ट में आता है। इसका एग्जांपल ये हो रहा है, इसके एग्जांपल ये आप देख सकते हैं। आई होप एरे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा।